नमस्कार दोस्तों। अंडाल प्रियदर्शिनी तमिल भाषा की एक मशहूर कथाकार और उपन्यासकार हैं। आज मैं सुनाने जा रही हूँ उनके द्वारा लिखी हुई एक कहानी छुई मुई। अनु, दादी को हाथ मत लगाना। बच्ची की पीठ पर पड़ी धौल पद्मावती के तन में गहराई से उतर गई। कमबख्त, कितनी बार कहा है दादी के करीब मत जाओ, उन्हें मत छुओ, उनके ऊपर मत लेटो। खोपड़ी में कुछ जाए तब ना। जिद जिद, 3 वर्ष की है पर जिद तो देखो। क्रोध का आवेग बच्ची के सिर पर एक घूंसे के रूप में पड़कर ही थमा। दर्द से छटपटाती अनु चीखती हुई रोने लगी। पद्मावती घबरा गई। उनका मानना था कि बच्चों को बेतरह पीटना, घूंसा मारना आदि पाशविक कृत्य हैं। वे कहती, बच्चे फूल के समान होते हैं, खुशबू बिखेरते हैं, मन को विभोर करने वाला सुनाद होते हैं। बुजुर्गों से ज़्यादा पवित्र और शुद्ध आत्मा वाले बच्चों को देखकर ही कम से कम बुजुर्ग सुधर जाएं। इसीलिए इन छोटे देवताओं को ईश्वर ने धरती पर भेजा है। कौन समझता है इसे? ये देखो, रेवती का भड़कता गुस्सा अनु की कैसी दुर्गति बना रहा है। पद्मावती के मन में दुख का आवेग उमड़ने लगा। मेरी खातिर बेचारी कोमल जान मार खा रही है। गलती तो मेरी है ना। हे भगवान! होठों को भींचकर मुंह बंद कर रुलाई रोकते हुए उसने ईश्वर से विनती की। अनु जोर से रोने में असमर्थ हिचकी लेती रही। हुश, आवाज नहीं आनी चाहिए। आंख में एक बूंद आंसू ना आए। ले इसे खा ले, नीचे मत गिराना। रेवती बड़बड़ाई और कटोरी में दही, भात और चम्मच अनु के हाथ में पकड़ा दिया। भर्राए गले और आंखों में रुलाई को भीतर ही रोकते हुए अनु कटोरी हाथ में लेकर स्वयं ही डाइनिंग टेबल के पास जा कुर्सी खींचकर बैठ गई और चम्मच से भात ले बड़ी मुश्किल से खाने लगी। बेबस, लाचार, आंसू बहाती पद्मावती के मन में बच्ची को गोद में बिठाकर चिड़िया की कहानी सुनाते हुए उसके कोमल मुंह में भात डालने की इच्छा बलवती हो उठी। आपाद मस्तक तन तड़प उठा। छू नहीं सकती, छू देंगी तो प्रलय मच जाएगा, ज्वालामुखी फट पड़ेगा, घर युद्ध स्थल में बदल जाएगा। क्या करूं? पद्मावती कर ही क्या सकती थी। अनु ने खाना खत्म कर लिया, सिंक में कटोरी डाल हाथ मुंह धो लिया। गो टू बेड अनु, स्लीप, रेवती का आदेश सुनाई पड़ा। अनु बैठक में एक कोने में लुढ़क गई और बैठक के अंतिम छोर पर बने छोटे कमरे में बैठी दादी को तरसती निगाहों से निहारती रही। अनु के लिए तो दादी ही सब कुछ थी। सुबह आंखें खुलते ही, दादी, अनु जग गई है, भोर की उजली मुस्कान सहित कहती। दांत साफ कर दो दादी, मुंह कुल्ला करा दो दादी, खाना खिला दो दादी, गोद में बिठा लो दादी। इस प्रकार दादी की छाया बन उनसे चिपकी रहती थी। सोते समय तो दादी का साथ उसे अवश्य ही चाहिए था। दादी की नरम गोद में लेटी हुई उनकी उंगली थामे एक और करवट ले, गाना सुनाओ दादी कहकर गाना सुनते हुए पल भर में सो जाती। ऐसा सब कुछ पहले होता था, अब नहीं होता। अब तो पद्मावती को उस छोटे कमरे से बाहर आने की इजाज़त नहीं थी और अनु को भीतर जाने की मनाही थी। उस कमरे के बाहर भी किवाड़ था। बाहर निकलना हो तो वहीं से जाना पड़ता। कमरे में ही गुसल खाना, स्नान गृह, खाने की प्लेट, कॉफ़ी के लिए गिलास, पानी का नल, दरी, तकिया, चादर, छोटा रेडियो और पोर्टेबल टीवी लगा दिया गया था। उस कमरे का किवाड़ बाहर सिट आउट में खुलता था। अपने कपड़े खुद धोकर सुखाने पड़ते थे। स्टूल पर बैठे सड़क की चहल पहल देख सकती थी, जो चाहे करने की आज़ादी थी, परंतु कमरे से बाहर निकल इस तरफ आने पर प्रतिबंध था। सुबह से लेकर रात सोने तक यह 8 फीट लंबा कमरा ही सब कुछ था। केवल घर ही नहीं परंतु जीवन भी कारागार बन गया था। मेहरी भी कमरा झाड़ने पहुँचने नहीं आती थी। बाहर के किसी व्यक्ति को देखे बिना महीनों गुजर जाते। मानव स्पर्श के लिए तरसते हुए कई दिन बीत जाते। अब तो स्पर्श की अनुभूति ही मिट सी गई थी। छप छप छप, अनु के अंगूठा चूसने की आवाज़ कानों में पड़ी। पद्मावती का मन भर आया। मन हुआ कि जाकर उस नारियल के पौधे की गोद में सुलाकर उसके कटे छोटे बाल सहला दूं। रोएं समान कोमल एड़ियों को गोद में रख धीरे धीरे सहला दूं। उस कोमल लता को भींचकर सोने का मन चाहा, पर यह कैसे संभव होता। लगा दुख से छाती फट जाएगी और पद्मावती वेदना से छटपटाने लगी। मेरी पोती है अनु, मैं उसे छूना चाहती हूँ, पर उसकी छटपटाहट रेवती के कानों में नहीं पड़ती। स्पीकर फोन पर अमेरिका की लाइन।
मैं बोल रही हूँ। अनु ठीक तो है ना माँ? माँ की दयनीय स्थिति के बारे में तो मैंने लिखा था। पढ़ा था। विश्वास ही नहीं होता। दुर्भाग्य दुर्भाग्य या कपट। बदबू आती है। आई कांट मैनेज एनी मोर। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज़ डार्लिंग, 4 महीने में मैं आ जाऊँगा और समस्या का हल ढूंढ दूँगा। माँ है क्या? फ़ोन उन्हें दो ना। चुप रहिए, कहने को कुछ नहीं है, बंद कीजिए फ़ोन। रेवती क्रोध से फुफकारती हुई बच्ची को गोद में लिए बेडरूम में गई और जोर से किवाड़ बंद कर दिया। दोबारा बाहर आई। वैसे ही मेरी कोई सहेली घर नहीं आना चाहती। होम में जाकर रेनू को कहती हूँ तो मानती नहीं है। क्या आप भी चाहती हैं कि हम लोग भी ये कष्ट भुगतें? क्यों? यह बदला लेने की प्रवृत्ति क्यों? मैं दूसरा घर ढूंढ लेती हूँ, आप इस घर में खुशी से रहिए। कल मैं ही चली जाती हूँ, यही एक रास्ता है। दीवारों और हवाओं को सुनाते हुए रेवती बड़बड़ाने लगी। उसकी चिढ़ भी हाल में ही बढ़ी थी। पहले तो दोनों बड़े प्रेम से रहती थी, सास बहू जैसे थोड़ी रहती हैं। अपनी बेटी से भी शायद कोई इतना प्यार करता होगा। लोग उन दोनों के बारे में ऐसा कहते थे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। पहले दोनों साथ साथ घर सजाती थीं, नए नए पकवान बनाती थीं। रेवती की काइनेटिक होंडा पर बैठ पार्क, मंदिर, प्रदर्शनी, समुद्र तट आदि सभी स्थलों की सैर करने जाती। क्लब की मीटिंग 6 बजे खत्म होगी, वहीं रहिएगा, मैं पिकअप कर लूँगी, रेवती अपनी सास से कहती और ठीक 6 बजे पहुँच भी जाती थी। होटल चलकर कश्मीरी नान खाएं सासू माँ? हाँ, क्यों नहीं। माँ, मैं आइसक्रीम लूँगी। तीनों अन्ना नगर के चतुरा रूफ गार्डन जाते। बजाय जल्दी जल्दी खाना खाने के, पौना घंटा बैठ आराम से खाते पीते। घर लौटने पर पैर फैलाकर सुस्ताते, टीवी देखते, संगीत सुनते, कैरम खेलते। खूब मज़ा लेने के बाद 12 बजे के करीब सोने जाते। ये बातें पिछले जन्म की लगती हैं पद्मावती को अब। 6 महीने पहले शुरू हुई दुर्दशा की यह कहानी नारी निकेतन की संचालिका ने उत्साहपूर्वक कहा था, हमारा यह संगठन बहुत मशहूर हो गया है, आप लोग जानती हैं ना? हाँ, पत्रिका में फ़ोटो देखी थी और इसके बारे में पढ़ा भी था। जिन जिन लोगों ने जोश में काम शुरू किया, सब किसी न किसी बहाने पीछे हट गईं। परंतु पद्मावती बोली, कोई बात नहीं, मेरा बेटा विदेश जा रहा है, मेरे पास वक्त बहुत है, मैं करूँगी। इन लोगों की मदद ईश्वर की सेवा करना होगा। उसने सच्ची निष्ठा से इन लोगों की सेवा की। उनका शरीर पोंछना, कपड़े बदलना, कहानी सुनाना, भय दूर भगाना, फूल काटना आदि सिखाते हुए जब उनकी मदद करने लगी, तभी समस्या शुरू हुई। आश्रम से घर लौटने पर बहू कहती, जाइए, जाकर साबुन से अच्छी तरह नहाकर आइए, करीब आने पर उबकाई आती हैं। क्यों बेटी रेवती, मदर टेरेसा ने क्या क्या नहीं किया। इनकी मदद करने वालों की ईश्वर फूल समान सुरक्षा करते हैं, चिंता न कर, कहकर हंस देती। पर सब बेकार, सब काल्पनिक हो गया। सच तो कुछ और ही हो गया। विश्वास टूट फूट गया। यह 8 फीट लंबा कमरा उसका सब कुछ बनकर रह गया। अब जब तक उसकी अंतिम क्रिया नहीं होती, तब तक यहीं रहना है। इस तरह के ख्याल के कारण दुख और तीव्र हो गया और इस दुख के सागर में डूबते उतराते वे सो गई। थाली में रखा भात पड़ा पड़ा सूख कर खड़ा हो गया। सिट आउट में बैठे बैठे बाहर का नज़ारा देख रही थी पद्मावती। सुबह की धूप, सड़क पर तेजी से भागती गाड़ियाँ, बिना रुके तेज रफ्तार से भागते लोग, तेजी से भागती भीड़। इनमें किसी को यह बीमारी लगी होगी, मेरी तरह इनका हृदय भी विदीर्ण हुआ होगा। क्या अकेलापन सूने सागर में ये भी मेरी तरह डूबे उतराए होंगे? पद्मावती ने सोचा, बगल के फ्लैट में रहने वाला भी तो कोई नहीं आता। उसकी ओर देख मुस्कुराते भी तो नहीं हैं वो लोग। क्या मुस्कुराने से भी कोई बीमारी फैलती है? पद्मावती को लगा जैसे सारा संसार सूना, सूखा कहने वाला और उजाड़ हो गया है। मित्रभाव मिट गया है। अकेलेपन की आग जी को भी जलकर भस्म कर रही है। अपना कोई नहीं है। चारों ओर लोगों की भीड़ है, पर अपना आत्मीय कोई भी नहीं है। अकेलापन ही साथी है। सवेरा होते ही रेवती भी अनु को लेकर चली जाती है। रेवती ने अनु को क्रैच में भर्ती कर दिया है। आपको उसकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं छोड़ भी आऊँगी और ले भी आऊँगी। एक दिन बेलगाम जुबान से उसने यह शब्द उच्चारित किए थे। मेरी बेटी के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हाथ नहीं लगाएं, बस वही काफ़ी है। आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। घाव पर शूल चुभोते से लगे रेवती के शब्द। बच्ची है वह तो नासमझ है, पर बुजुर्गों की अक्ल भी क्या मारी गई है? बच्ची की आपको जरा भी परवाह होती
तो क्या आप उसे छूकर बातें करती? नरक की आग में उन्हें भून रही थी बहू। क्या करूं, सोचने लगी पद्मावती। अगर मैं घर से बाहर निकल कर ना जाऊं तो खुद घर छोड़ देने की धमकी दे रही है बहू। शायद मुझे ही चले जाना चाहिए। रेवती तो कम से कम खुश हो जाएगी। 4 महीने में मेरा बेटा आ जाएगा। क्या तब तक स्थिति टाली नहीं जा सकती? इतने कम समय में कोहनी, घुटने, यहाँ वहाँ हर जगह नसें फूलने लगी थी और गांठ पड़ने लगी थी। उंगलियों के पोर सुन्न पड़ने लगे थे। कान का बाहरी हिस्सा फूल कर हाथी के कान जैसा हो गया था। पद्मावती का रंग तो वैसे ही गोरा था, पर इस वक्त तो उस पर एक विशिष्ट चमक आ गई थी। स्किन बायोप्सी टेस्ट की रिपोर्ट आज आने वाली थी। शाम 3 बजे चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टराजन से मिलना होगा। बेकार बैठे बैठे जब चिढ़ होने लगी तो पद्मावती डॉक्टर के पास चल पड़ी। ऊपरी मंजिल से एक सफ़ेद मारुति कार, जिसका स्टूडियो ऊंची आवाज़ में बज रहा था, कबूतर समान फिसलती हुई कार के पास आकर रुक गई। इस संकरी गली में गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। अरे, यह तो मालती की गाड़ी है। बिल्कुल उसी की है। गाड़ी से मालती के साथ ही महिला संघ की समस्त नारियां भी उतरी। शायद महिला की बैठक के लिए मुझे न्योता देने आई। उनसे मिले अरसा गुजर गया। मालती, उत्सुकता भरी आवाज से पद्मावती ने पुकारा। मालती सिर उठाकर ऊपर देखा। घर आओ ना, बात करेंगे। आऊंगी। आवाज में नफरत की झलक थी। मामी ठीक तो हो? कोरस के रूप में आवाज उभरी, कई अर्थों का प्रतिरूप आवाज। किवाड़ खोलकर इंतजार करना व्यर्थ गया। मक्खी मच्छर भी नहीं फटका। ये लोग पहले झुंड में आते थे। पद्मावती की उंगलियां पहले बहुत पतली थीं, फूल के समान कोमल और नरम, हाथ रुई के समान थे। अब तो मुड़ने लगी थीं। केवल उंगलियां ही नहीं, वरन उसकी जिंदगी भी। पद्मावती सबसे प्यार से मिलती, अपनेपन से बात करती और आत्मीयता से पेश आती। मैं माँ हूँ। धरती के सभी लोग मेरे बच्चे हैं। उनका व्यवहार सबके साथ इसी तरह का होता था। अरे कनम्मा, यह मेरी बेटी है। यहाँ आ बेटी। उसके गाल सहलाती और नज़र उतारती। बच्चों की मदद करते समय उन्हें कतार में बिठाकर प्यार से सहलाकर हाथ थामे पड़ाती। अरे बच्ची बहुत दुबली है, साग खिलाओ। ये लड़की जल्दी ही बड़ी हो जाएगी। कितने लोगों का रोग उन्होंने अपने स्पर्श से दूर किया होगा। अरे सासू माँ, आप सबको छूती हैं, अछूत हो जाएंगी। रेवती उन्हें छेड़ती। मानव मानव के बीच कैसा छूत? हम जैसे ही तो हैं वे लोग भी। वही खून, मांसपेशियां, हड्डियां, सांस या भोजन। हंसते हुए वह जवाब देती। अब वे सभी बातें हास्यास्पद हो गई हैं। सड़क पर चलो तो अन्य लोग कुछ हटकर ही चलते हैं। बस में बैठो तो कोई करीब नहीं बैठता। अब जिंदगी वास्तव में बिना लोगों के हो गई है। बिलग रहना ही जिंदगी बन जाएगी क्या? अपनों से बिलग, मित्रों से बिलग, देश से बिलग। चुस्त जिंदगी अब पराई सी लगती है। क्या इसे ही जिंदगी से उखड़ना कहते हैं? क्या यही नरक है? अचानक ही आज तक मन को छू सकने वाला अकेलापन का दर्द हृदय को खरोंचने लगा। जिंदगी से कोई लगाव, कोई रुचि नहीं रह गई थी। लगता था जैसे निष्प्राण हो गई है। कोई नहीं था बैठकर बातें करने वाला, मिलकर हंसने वाला, हालचाल पूछने वाला। कोई नहीं, कोई भी नहीं। अनु को छूने का मन हो रहा था। गोद में लिटाकर प्यार करने का मन हो रहा था। पूरे घर में घूमने का मन हो रहा था। सारे कमरों को छान मारने की इच्छा हो रही थी। खूब स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ बनाने का मन चाह रहा था। स्वच्छंद घूमने फिरने का मन हो रहा था। स्वतंत्रता चाहिए, इच्छा अनुसार जीने की स्वतंत्रता, पर यह तो असंभव है। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई, बाहर कोने में खड़ी रही। 4:30 बज रहे थे। अनु के आने का समय हो गया था। आंखों में भरकर ले जाना चाहती थी। अनु बड़ी होकर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगी तो क्या ये लोग उसे सूचित करेंगे? दादी को पोती के लिए कुछ देने देंगे? फूल की तरह बेहंसती पोती को देखने देंगे? उसका माथा चूमने देंगे? नज़र उतारने देंगे? दादी। काइनेटिक होंडा घर के सामने रुका। क्यों दादी, धूप में क्यों खड़ी हो? छोटी बच्ची के अबोध मन में उसके लिए कितनी चिंता। प्यारी मुन्नी, तुझे देखने के लिए ही तो खड़ी हूँ, कहती हुई पास जा नज़र उतारने की इच्छा हुई। मत छूइए इसे। तूफानी वेग से रेवती ने अनु को अपनी ओर खींच लिया। चलो अनु, शेरनी की तरह रेवती गरजी। मैं होम में जा रही हूँ। सच? सच में? रेवती ने संतुष्ट नज़र उसकी ओर फेरी। उफ, बला टली, अब जाकर चैन मिलेगा।
अनु, दादी को टाटा करो। दादी, कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ बेटी। कब लौटोगी? अब दादी नहीं आएंगी। रेवती की आवाज़ में खुशी हिलोरें ले रही थी। सुनते ही अनु रोने लगी। दादी चलिए, मुझे तुम नहीं, मैं दादी के पास जाऊंगी। हाथ छुड़ाकर जब अनु भागने को उद्यत हुई तो उसने उसे कसकर पकड़ लिया। जल्दी से जाती क्यों नहीं? तमाशा करना है क्या? बच्ची को रुलाना है क्या? मरने तक आपकी यह हरकतें चैन नहीं लेने देंगी। अब और थोड़ी देर भी रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। हे भगवान, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? कमरे से बाहर निकल बिल्ली की तरह पंजों पर चलने पर भी रेवती को शक हो जाता था। क्या आप सोफे पर बैठी थी? बदबू आ रही है। रसोई घर में गई थी? गंध आ रही है। अद्भुत जंजीरें, कभी न तोड़ सकने वाली जंजीरें। हे भगवान, अब सहा नहीं जाता, मुझे शीघ्र बुला लो। भगवान की मूर्ति के सामने यह करुण क्रंदन करती, अकेलेपन की नारकीय वेदना ताली बजाकर मजाक बनाती। प्रेत की जिंदगी भी इससे बेहतर होगी। सड़क उसकी हंसी उड़ाने लगी। घर लौटने में 4 बज गए। स्किन बायोप्सी टेस्ट पॉजिटिव था। पद्मावती निष्प्राण शरीर के लिए घिसटती हुई घर आई। ऐसी सजा क्यों? पुत्र, बहू, पोती, समाज सेवा जैसे छोटे से दायरे में निश्चिंत जी रही मुझे रिश्तों की समाधि क्यों मिली? अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। घर छोड़ने का समय आ गया है। परिवार से अलग होना ही पड़ेगा। किसी को मत छूइएगा। होम में जाना ही बेहतर होगा। इस चिट्ठी को रख लीजिए। आज ही भर्ती हो जाइए। डॉक्टर ने भी कह दिया। अब चलना ही होगा। मानवीय गंध, रिश्तों की गंध, पोती की गंध से दूर। यह भी तो एक सुरक्षित प्राणमय कब्र ही है। प्राण निकलने के बाद जमीन के नीचे कब? मन विचारों के सागर में गोते लगाने लगा। बुरे बुरे ख्याल आने लगे। 2 साड़ियों और 2 ब्लाउज थैले में ठूंस लिए। अनु की फ़ोटो मिल जाती तो मन निश्चिंत हो जाता। फ़ोटो तो छूने से अशुद्ध नहीं होगा ना। बच्ची की फ्रॉक मिल जाती तो अच्छा रहता। मौत के समय पोती की सुगंध मिल जाती तो उसके साथ निश्चिंत हो मौत को गले लगा लेती। जाने से पहले काश एक बार अनु को देख पाती, छू पाती, चूम सकती। जन्म सार्थक हो जाता। मैं चलती हूँ, बच्ची का ख्याल रखना। पद्मावती बिना पीछे मुड़े तेजी से आगे बढ़ गई। दादी, 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 मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी ले चलो दादी। अनु की चीख बढ़ती गई। छी, नादान, चुप रह। दादी के पास जाएगी? तुम चुप रहो। मुझे छोड़ो, तुम गंदी हो। मुझे दादी ही चाहिए। माँ के हाथ से अपना हाथ जबरदस्ती खींचकर छुड़ा लिया अनु ने और दौड़ती हुई सड़क पर पहुंच गई। दादी, मैं भी आ रही हूँ, रेवती चिल्लाई। अनु रुक जा, गाड़ी आ रही है। हाथ में पकड़े थैले को झटक कर स्कूटर को स्टैंड पर खड़ा कर जब तक रेवती सड़क पर पहुंचती तब तक अनु सड़क पर दौड़ने लगी। उस तरफ से तेज रफ्तार से कार आ रही थी। दादी, अनु, दादी। करीब आते अनु के करुणामय क्रंदन को सुनकर पद्मावती मुड़ी। अनु तूफानी वेग से आती कार को बिना देखे दौड़ती चली आ रही थी। स्थिति की गंभीरता समझ झपटकर बच्ची को गेंद की तरह उठाकर उसने उछाल दिया। कार पद्मावती को रौंदती हुई तेज रफ्तार से गुजर गई। अनु! आसपास की हवा में पद्मावती की धीमी आवाज घुल गई। दादी! लंगड़ाते हुए अनु वहां पहुंची। खून से लथपथ दादी से लिपट, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी दादी, मुझे भी ले चलो दादी। दादी का चेहरा अपनी ओर मोड़कर सुबकने लगी। कितनी तड़प और छटपटाहट थी दादी के मन में इस पोती को छूने की। उस स्पर्श की गर्माहट का अनुभव कर निश्चिंत मुस्कान बिखर गई थी होठों पर। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अंडाल प्रियदर्शनी द्वारा लिखी हुई कहानी छुई मुई। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।